नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरपी यादव आज आपको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का क्या रिलेशन है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। डायबिटीज़ से हाई ब्लड प्रेशर का क्या कनेक्शन है, हाई ब्लड प्रेशर से हाइपर इंसुलिनीमिया का क्या कनेक्शन है, हाइपरग्लाइसीमिया से हाई ब्लड प्रेशर का क्या कनेक्शन है, सॉल्ट यानी नमक से हाई ब्लड प्रेशर का क्या कनेक्शन है, इन सभी बातों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर पहले होता है तो कुछ दिनों के बाद उसको टाइप 2 डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हो जाती है, या जिस किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ पहले होती है तो कुछ दिनों के बाद हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक का खतरा उसको बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम इन सभी बातों को एक दूसरे से इनका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब समझने के पहले सबसे पहले हमें ब्लड को समझना पड़ेगा। ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जब भी ब्लड के अंदर आप समझ लीजिए कि हम कोई इंजेक्शन लेते हैं, कोई डॉक्टर हमें किसी मेडिसिन का इंजेक्शन लगाता है, तो वो इंजेक्शन ब्लड में आने के बाद पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो करके बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है, सभी अंगों तक पहुंचता है, सभी सेल्स तक पहुंचता है। यानी ब्लड उसे शरीर के सभी पार्ट तक पहुंचा देता है। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के द्वारा यानी खून की नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में नलिकाओं का एक जाल बिछा हुआ है, जिसके थ्रू वो ब्लड पूरे शरीर में संचारित होता है, यानी उसका प्रवाह पूरे शरीर में होता है। अब कुछ जगहों पर ये ब्लड वेसल्स यानी ब्लड की नलिकाएं मोटी होती हैं और कुछ जगहों पर ये पतली होती है। बॉडी की संरचनात्मक कंडीशन के आधार पे कहाँ मोटा होना है, कहाँ पतला है, वो बॉडी के हिसाब से होती है। तो इसी ब्लड वेसल्स में इस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और उसी सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड पूरे न्यूट्रिएंट्स यानी हमारे ब्लड में जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, जिसे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे हम शुगर, प्रोटीन, फैट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑक्सीडेंट मीन्स एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सभी चीज़ों को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पूरे बॉडी के पूरे अंग में पूरे सेल्स को हमें न्यूट्रिशन मिलता है, या जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन हो, हार्मोन्स हो, ये पूरे बॉडी में उसकी सप्लाई होती है। तो आप देखेंगे कि जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड वेसल्स यानी ब्लड की जो वेसल्स है मीन्स नलियाँ होती हैं, जो उन ब्लड की नलियों में, नलिकाओं में एक प्रकार का एक प्रेशर पैदा होता है। जब वो ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो एक प्रेशर से वो ब्लड का फ्लो होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब यही प्रेशर यानी बॉडी का एक सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम से जब बॉडी काम कर रही होती है, ब्लड का प्रेशर जब एक बॉडी के जो मैनेज किया हुआ अपनी बॉडी का जो बनाया हुआ सिस्टम है उसके लेवल में जब वो ब्लड का प्रेशर रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। लेकिन जब किसी वजह से इन दीवार पर यानी ब्लड वेसल्स पर यानी ब्लड वेसल्स यानी ब्लड की नलिकाओं के वॉल्स पर यानी दीवार पर जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी वो किसी कारणवश जब बढ़ जाता है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर करते हैं, या किसी कारणवश जब वो कम हो जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर करते हैं। तो यहाँ पर हम हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से कनेक्शन की बात करने वाले हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर किस तरह से होता है इसको समझेंगे। अब दूसरी बात आती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। तो डायबिटीज़ कैसे होती है? जैसे ही हम कार्ब रिच फूड खाते हैं, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वही कार्बोहाइड्रेट ब्लड में जाकर के शुगर रिलीज करता है, तो ऐसा भोजन जिसमें हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करते हैं, तो वो भोजन हमारे शरीर में जाकर के डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर रिलीज करता है, और जब ब्लड में ज़्यादा शुगर रिलीज होती है तो उस शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन
का वर्क होता है, और जब इंसुलिन वर्क में आता है तो वही इंसुलिन हमारे ब्लड से शुगर्स को सेल्स में पहुंचाता है। तो चूंकि हमारा इंटेक ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो जब ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में आती है तो उस ज़्यादा शुगर को सेल्स तक पहुंचाने के लिए या सेल्स तक उसको डिपॉजिट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। जब ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादा इंसुलिन बढ़ा हुआ हमारे सेल्स में पूरे शुगर्स को डिपॉजिट कर देता है। क्योंकि डिपॉजिट करना क्यों ज़रूरी होता है, इंसुलिन क्यों आता है, ये भी हमने आपको पीछे के वीडियो में बताया है। फिर भी आपको थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे कि ब्लड के अंदर, यानी हमारे बॉडी में जो ब्लड है 5 लीटर का, उस 5 लीटर के ब्लड में एक जो माप दी गई है वो माप 126 के अराउंड होना चाहिए। अगर वो माप, अगर ब्लड में शुगर का वो लेवल ज़्यादा होने लगता है तो उस समय हमारे बॉडी का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाता है और वो पैंक्रियाज को सिग्नल देता है कि तुम ज़्यादा इंसुलिन बनाओ, और वो ज़्यादा बनी हुई इंसुलिन पूरे बढ़ी हुई शुगर्स को सेल में डिपॉजिट कर देती है। और सेल में डिपॉजिट कर देती है तो आप देखेंगे कि हम मोटे होने लगते हैं। सेल में डिपॉजिट किस तरह से करती है बॉडी, यानी फैट के रूप में डिपॉजिट होता है। शुगर्स कहीं भी ऐसे डिपॉजिट होती नहीं है, उसको फैट में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। ये सिलसिला कुछ दिन चलते रहता है और चलने के बाद देखने को ये मिलता है कि कुछ दिनों के बाद सेल्स इस तरह से मीन्स रिस्पॉन्स देता है, सेल का रिस्पॉन्स इस तरह से होता है कि अब हमें शुगर की ज़रूरत नहीं है, या हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, और वो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है कि मुझे अब शुगर नहीं चाहिए, मेरे यहाँ डिपॉजिट मत करो। और इस तरह का जो इंसुलिन और सेल्स के बीच में एक प्रकार का रिएक्शन होता है, और जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे ब्लड में शुगर का लेवल भी बढ़ने लगता है और इंसुलिन का भी लेवल बढ़ने लगता है, यानी इंसुलिन भी ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, और वो ज़्यादा मात्रा में बनी हुई इंसुलिन भी ब्लड से शुगर को सेल्स में नहीं डाल पाती है, और इस तरह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहने लगता है। तो आप देखेंगे कि शुरुआती समय में ब्लड में शुगर का लेवल ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक्शन रिएक्शन वाली जो प्रक्रिया है ये बहुत सालों तक चलती है, और इस तरह से धीरे धीरे 140 से 150, 160, 180, 200, 250 इस तरह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो शुरुआती दौर में देखेंगे हम कि जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहता है तो हमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ता है, कोई भी लक्षण हमें नहीं दिखाई देता है, और हम अपने आप को हेल्दी समझते हैं। लेकिन इसी दौरान में कभी कभी किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत मालूम पड़ती है। ब्लड प्रेशर इसलिए मालूम पड़ता है, उस बारे में भी हम आपको आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वजह से देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, जो इंसुलिन को लेवल को बढ़ा रहा है, जिससे हम हाइपर इंसुलिनीमिया हमारे ब्लड में है, और यही हाइपर इंसुलिनीमिया भी ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। और इस वजह से देखने को मिलता है कि हमें पहले ब्लड प्रेशर मालूम पड़ जाता है। या जिस किसी को ब्लड प्रेशर बाई चांस नहीं भी बढ़ता है और उनका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा बना रहता है, तो कुछ दिनों में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा एक खटपट चालू होती है, थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है, और बाद में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस इस लेवल तक हो जाता है कि वो बढ़ी हुई इंसुलिन भी किसी भी हाल में शुगर्स को सेल में नहीं डाल पाती है। तब मैक्सिमम लेवल तक ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तब हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट कर दी जाती है, तब हमें बता दिया जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई। अब आप देखेंगे कि जब डायबिटीज़ हो गई तो डायबिटीज़ होने की बात को भी आप समझ गए। तो डायबिटीज़ होने के बाद आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा रहने लगा, आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहने लगा, यानी आपके ब्लड में इंसुलिन भी बढ़कर यानी ज़्यादा मात्रा में रहने लगा और शुगर भी ज़्यादा रहने लगा। जब ये शुगर ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में रहेगा, शुगर एडेसिव टेंडेंसी का है, मतलब शुगर जहाँ भी रहेगा वो चिपचिपापन उसके अंदर रहेगा, यानी उसका चिपचिपापन की वजह से ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा होने लगेगा। कि जब ब्लड गाढ़ा होने लगेगा तो ब्लड गाढ़ा होने पर जो नॉर्मल कंडीशन में ब्लड शरीर में घूम रहा था, उसका फ्लो जिस तरीके से हो रहा था, गाढ़ा होने के बाद
ब्लड का फ्लो अफेक्ट करेगा और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ने लगेगा। अब दूसरी बात करेंगे हम, शुगर का लेवल जैसे ही बढ़ा हुआ रहने लगता है, क्योंकि हमारा इंटेक कार्बोहाइड्रेट का वो चालू ही रहता है और उधर शुगर को सेल्स में डालने वाली प्रक्रिया भी कम हो जाती है और आप तब देखेंगे कि हमारे ब्लड में शुगर का बढ़ा हुआ लेवल कंटिन्यू और कांस्टेंट रहने लगता है। जब कंटिन्यू और कांस्टेंट ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहने लगता है तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन उन्हीं वो हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो जाता है ब्लड, यानी वो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड मोटा हो जाता है। और उस कंडीशन में और साथ साथ में आप देखेंगे कि जैसे हाइपर इंसुलिनीमिया रहती है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया माने इंसुलिन का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा रहता है तो इंसुलिन की एक टेंडेंसी है कि वो सॉल्ट को पकड़ने लगता है, मतलब वो नमक को पकड़ने लगता है, नमक को स्टोर करने लगता है। इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर होने पर आप नमक ज़्यादा खाते हैं। कभी कभी आपको बताया जाता है कि आप नमक ज़्यादा खाते हैं, आप कम कर दीजिए। आपके कम करने के बाद भी ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ा हुआ है और वो हाइपर इंसुलिनीमिया सॉल्ट को पकड़ता है, नमक को पकड़ने लगता है। जब नमक को ब्लड में पकड़ने लगता है तो ब्लड में सॉल्ट का भी लेवल बढ़ने लगता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ब्लड में सॉल्ट का भी लेवल बढ़ गया और शुगर का भी लेवल बढ़ गया तो उस समय बॉडी का एक सिस्टम है, बॉडी का हमारा एक इंटेलिजेंट सिस्टम बोल सकते हैं, वो एक्टिव होता है और वो एक्टिव होकर के बॉडी अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस का मतलब कि बॉडी अपने संतुलन में हमेशा रहना चाहती है और बॉडी जब अपने संतुलन को मेंटेन करती है तो बॉडी के संतुलन को मेंटेन करने का मतलब हो गया कि ब्लड अपने नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करेगा, मतलब ब्लड को कितना पतला या कितना मोटा रहना है वो बॉडी का एक डिजाइन किया हुआ है, जिसे हम आइसोटोनिक बोलते हैं। मतलब ब्लड एक आइसोटोनिक कंडीशन में रहेगा और ब्लड जब आइसोटोनिक से गाढ़ा हो जाएगा, मतलब हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ब्लड बॉडी से वाटर रिटेंशन करने लगेगा। वाटर रिटेंशन मतलब ब्लड पानी खींचना चालू कर देगा, पानी सोखना चालू कर देगा। जैसे ही ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ेगी, वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि किसी एक इंसान के ब्लड की जो मात्रा है पूरे शरीर में ये ऑन एवरेज 5 लीटर बताई जाती है। लेकिन जब बॉडी शुगर ज़्यादा होने की वजह से, सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से वाटर का रिटेंशन करने लगेगी तो वहाँ ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये हो सकता है 5 से 5.5 लीटर हो जाए, 6 लीटर ब्लड वॉल्यूम हो गया। अब 1 लीटर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, उस ब्लड को पतला करने के लिए, आइसोटोनिक सोल्यूशन में लाने के लिए, जो नॉर्मल सोल्यूशन होता है ब्लड का उस लेवल में उसे लाने के लिए वाटर सोख लेगी और वाटर सोखने के बाद ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने वाला है। ये आप इस बात को अच्छी तरह से ऐसे भी नॉर्मली समझ सकते हैं। तो जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड वेसल्स, जो खून की नलियां हैं जिसमें खून का मतलब खून दौड़ रहा है, खून का प्रवाह हो रहा है, खून का सर्कुलेशन हो रहा है, वहाँ पर तो नलियाँ बढ़ती नहीं है, नलियों की तो माप उतनी ही है, वो उतनी लंबाई है, तो उसमें प्रेशर जो है बढ़ा हुआ दिखने लगता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा। अब आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो और हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने में हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट की पंपिंग बढ़ गई, तो वहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये एक कारण, दूसरा ये भी हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इंसुलिन जो है एक ग्रोथ हार्मोन है। हम हमेशा आपको इस बात पे चर्चा करते रहते हैं या किए हैं कि इंसुलिन एक मेटाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन है। मेटाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन के बगैर बॉडी में ग्रोथ नहीं हो सकता है, तो इंसुलिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन जब ये इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में ब्लड में रहने लगता है तो यह इंसुलिन ग्रोथ करता है। ग्रोथ के बारे में एक पॉइंट हम थोड़ा सा इसमें आपको ऐड करने की कोशिश करेंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ये बंदा ने, ये पेशेंट तो बहुत ही शुद्ध शाकाहारी है,
नॉन एल्कोहलिक है, किसी प्रकार का टोबैको सेवन नहीं करता है, किसी प्रकार की नशा नहीं करता है, बहुत ही सीधा और सिंपल इंसान है, फिर भी इस बंदे को क्यों कैंसर हो गया? ये बातें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। लोग इसी दलील दे देते हैं कि अगर कैंसर यानी जो तंबाकू सेवन करने से ही होता है तो ये बंदा तो कुछ नहीं करता था, इसको कैसा हो गया? तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन्स है, ये ग्रोथ करता है और समझ लीजिए कि किसी कारणवश किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में या किसी पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यू को पकड़ लिया और वहाँ पे वो एक्सेसिव ग्रोथ करने लगा तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसका कारण टोबैको च्यूइंग नहीं है, उसका कारण है हाई इंटेक ऑफ शुगर, हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, भले ही वो डायबिटिक नहीं हो उस पीरियड में। अब ये बॉडी का ऐसा सिस्टम है कि वो कब कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर देगा हाई इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल बॉडी में कई तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डायबिटीज़ ही हो उसको। तो हाई शुगर का इंटेक केवल डायबिटीज़ ही नहीं, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को क्रिएट करता है। आज हम उसी बारे में हमेशा, इसीलिए हम बार बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि डायबिटीज़ ही नहीं, अगर आप ब्लड शुगर लेवल को यानी ग्लाइसेमिक लोड को कंट्रोल करते हो, लेवल में कम लेवल में उसको ग्लाइसेमिक लोड को लेते हो यानी कम ग्लाइसेमिक लोड का इंटेक करते हो तो आपका ब्लड में शुगर का लेवल कम रहेगा। और जब ब्लड में शुगर का लेवल कम रहेगा तो जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाली बीमारियां हैं ये सभी कंट्रोल में हो जाएंगी। तो इस तरह से अब हम बात कर रहे थे कि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, तो ये ग्रोथ करेगा तो ये सेल्स का ग्रोथ होगा यानी सेल डिवीजन को बढ़ा देगा। जब सेल डिवीजन बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि आर्टरी में, वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, वहाँ पर सेल्स का डिवीजन हो जाएगा यानी सेल का ग्रोथ बढ़ जाएगा। अब जब सेल ग्रोथ बढ़ेगा तो उसके जो वॉल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं, जो दीवार है उसकी, उस दीवार पर ग्रोथ ज़्यादा होने से वो दीवार हार्ड हो जाएगी यानी उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। जब उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी यानी वॉल जो है वो प्लास्टिक के रूप में हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी। तो होता क्या है कि अगर हमारी वेसल्स की इलास्टिसिटी अच्छी मेंटेन है तो ब्लड प्रेशर कभी थोड़ा कम ज़्यादा भी हुआ, फ्लैक्चुएट भी हुआ तो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जब इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है और वो प्लास्टिक नेचर में बदल जाती है ब्लड वेसल्स, तो इस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहने लगता है। तो आप देखेंगे कि हमारे फूड में उसका मूल कारण क्या है, बेसिक रीजन क्या है उसका? बेसिक रीजन है एक्सेस इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हमारे बॉडी में एक्सेस इंटेक होता है कार्बोहाइड्रेट का तो यही हमारे पूरे बॉडी के बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब करके रखा है। इसी संबंध में हम दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि आप देखेंगे कि जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, ब्लड गाढ़ा हो गया, सॉल्ट ज़्यादा उसके अंदर रहने लगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, तो ये बढ़ा हुआ सभी ये सभी बढ़ी हुई चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये होता क्या है कि जहाँ पे मोटी नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स मोटी हैं, मोटी नलिकाओं से जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो वहाँ पर तो ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ऑर्गन वाइज प्रभाव देखेंगे हम, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये किडनी में तो इतनी मोटी नलियाँ नहीं है, इतनी नलिकाएं मोटी नहीं है, आँख के अंदर इतनी मोटी ब्लड वेसल्स नहीं है, हार्ट के अंदर ये ब्लड वेसल्स इतनी मोटी नहीं है। तो इस तरह से जो आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो ब्लड की सप्लाई जा रही है उनकी नलिकाएं काफ़ी बारीक होती हैं। और जब ये बारीक नलिकाओं में ये चिपचिपा ब्लड यानी गाढ़ा ब्लड जब उसमें सर्कुलेट होगा तो ये इस बात को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से उस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, उसको न्यूट्रिएंट कम मिलेगा, उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, उसको और भी जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो कम मिलेगी और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अफेक्ट होना चालू करेगा। वो अफेक्ट कैसे होगा? वो एक दिन में डैमेज नहीं होता है। बॉडी के कोई भी पार्ट्स, कोई भी ऑर्गन एक दिन में डैमेज नहीं होता है। वो धीरे धीरे बॉडी के जो सिस्टम्स में जो पैरामीटर्स अगर गड़बड़ रहने लगते हैं
समझ लो आपका हार्मोन्स का लेवल बराबर नहीं चल रहा है, ब्लड में शुगर का लेवल, न्यूट्रिएंट्स उसको बराबर से नहीं मिल रहे हैं, जो हार्मोन्स तो कहीं बन रहा है और उसका एक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कहीं होती है और साइट ऑफ एक्शन जो है उसका कहीं अलग रहता है। उस जगह पे हार्मोन्स नहीं पहुंच रहा है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को वो नहीं पहुंच रहा है, या कोई भी न्यूट्रिएंट्स की बात करें वो नहीं बराबर मात्रा में पहुंच रहा है, सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, तो वो ऑर्गन अफेक्ट करेगा। उस ऑर्गन को अफेक्ट होना स्वाभाविक है, और जब वो ऑर्गन अफेक्टिव होगा तो आपको यानी वो डिफेक्टिव की तरफ जाएगा। अफेक्ट होने का मतलब उसको सप्लाई नहीं मिल रही है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो उसका अफेक्ट उसको दिखेगा कि वो डिफेक्टिव होने लगेगा, और ये डिफेक्टिव धीरे धीरे होगा। बाद में किडनी डैमेज होगा, आप डायलिसिस पे जाएंगे, आँख का प्रॉब्लम होगा, आँख का विजन कम होगा, हमें देखने में तकलीफ होगी, दिखाई कम पड़ने लगेगा। तो ये सब चीज़ें देखने को ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो डायबिटीज़ नहीं है, मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे क्यों शुगर का लेवल कम करना है, ऐसी बात नहीं है। तो इन सब बातों को जब आप समझ जाएंगे तो आप डायबिटीज़ नहीं होते हुए भी आप ब्लड प्रेशर को आपको मेंटेन करना है, आपके पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अच्छी मात्रा में सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन देना है, और जब पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स सबको न्यूट्रिशन की सप्लाई अच्छे से होगी तो वो हेल्दी फील करेंगे, और जब पूरे ऑर्गन्स हमारे हेल्दी फील होंगे तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो यहाँ पर हम आपको एक बात संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि अगर आप डायबिटिक नहीं भी हो और आपको और भी किसी प्रकार की किसी तरह की इस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इंसुलिन लेवल को चेक करवा सकते हैं, और इंसुलिन लेवल चेक करने से आपको बाकी का जो आगे का प्रेडिक्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। और उस आधार पे अगर आप आज से सावधानी रखना चालू कर देते हैं तो आप मोटापा से भी बच सकते हैं, थायराइड की बीमारी होने से बच सकते हैं, आप आँखों के आप आँखों की रोशनी जिसमें कम हो जाती है या किडनी डैमेज से आप बच सकते हैं, ब्रेन में होने वाले इफेक्ट से आप बच सकते हैं। तो इस तरह से इसके लिए अगर आप समय रहते हुए इंसुलिन का चेकअप करवाते हैं, इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं, और ये टेस्ट हम नहीं करते हैं, ये लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। लेबोरेटरी में जब इंसुलिन का परसेंटेज चेक होगा, आपका ग्लूकोज का लेवल चेक होगा, और उसके आधार पर हम आपको ये गाइड कर सकते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं। उसके लिए हम आपको इस तरह का कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं, और उस एजुकेशनल प्रोग्राम को आप अगर ज्वाइन करते हो तो उससे आपका हेल्थ अचीव करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। साथ साथ में अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटिक रिवर्सल की जर्नी में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको समय समय पर किस तरह का डाइट, कहाँ पे किस तरह का चेंजेस, और आज आप किस जगह पर हो, आपकी बॉडी कितनी इंसुलिन बना रही है, आपकी बॉडी में पेनक्रियाज कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इन सभी चीज़ों का आकलन करते हुए आगे आप और कितना हेल्दी हो सकते हैं, इस बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं और करेंगे। ये सब बताने के बाद लोगों को ऐसा दिमाग में आता है, ऐसा समझ में आता है कि मुझे लाइफ टाइम ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर 6 महीने भी थोड़े से स्ट्रिक्ट डाइट में आते हैं और बॉडी के पैरामीटर्स को नॉर्मल कर लेते हैं तो आने वाले समय में 6 महीना 1 साल के बाद आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस के साथ, और आपको इस प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। मीन्स जो हम गोलियों के बंधन में बंधे हुए हैं, रोज़ दवाइयों का प्रेशर बढ़ रहा है, गोलियों का डोज बढ़ रहा है, और हम बीमारियां कहीं कम होते हुए नहीं देख रहे हैं, बीमारियां हमारी बढ़ रही हैं। तो इस तरह से हम आपको बार बार इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं और प्रेशर देकर आपको बोलते हैं, बताते हैं कि आप एजुकेशन लीजिए, एजुकेट होइए और आप बीमारियों से छुटकारा पाइए। तो धन्यवाद दोस्तों। फिर अगले वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों को लेकर आपसे मिलेंगे।